Let us see the point. What's given that? हम कहते हैं that's bar of limitation. देखिए यहां से सारी कहानी शुरू हो जाती है और एक एक प्रोविजन को काफी प्रॉपरली और काफी माइन्यूटली एग्जामिन कीजिए. एनी ऑफ दैट प्रोविजन सेक्शन कैन बी इंपॉर्टेंट. कुछ भी इंपॉर्टेंट हो सकता है और कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है. छोटा सा एक्ट है लेकिन इंटरप्रिटेशन इसका बहुत डीप है, बहुत गहरी और बहुत डीप इंटरप्रिटेशन है. जरा आप इसको प्रॉपरली ध्यान रखिएगा. ये कहता है कि सूट इटीसी बियॉन्ड द पीरियड ऑफ लिमिटेशन. एलपी में लिमिटेशन पीरियड को लिख रहा हूं. ये कह रहा है कि डिसमिस हो जाएगी. कहता है सब्जेक्ट टू द प्रोविजन कंटेंट इन सेक्शन 4 to 24. मैं एक बात हमेशा बताता हूं, सेक्शन 3 जो है ना बेसिकली एक डायरेक्शन देता है और सेक्शन 4 to 24 इसके ऊपर चढ़ के बैठ जाता है कि सेक्शन 3 अगर तुम कोई डायरेक्शन देते हो तो हमारा ख्याल जरूर रख लो, हमारा ख्याल जरूर रखो. सेक्शन 3 तुम बहुत ही डीप डायरेक्शन देने जा रहे हो, तुम बहुत ही गहरा डायरेक्शन देने जा रहे हो, तुम्हारा डायरेक्शन बड़ा क्रूअल है, लेकिन जब भी तुम ऐसे डायरेक्शन दो तो 4 to 24 हमारा ध्यान रख लो, हम तुम्हारे डायरेक्शन के ऊपर प्रिवेल करेंगे. तो मैं आपको सिंपल बता दूं, अगर ये सेक्शन 3 है तो 4 to 24 इसके ऊपर बैठा हुआ है. 4 to 24 इसके ऊपर बैठा हुआ है. मतलब 3 बोल रहा है कि लिमिटेशन बार्ड है, तो 4 to 24 बोल रहा है कि भाई हमारे अगर किसी मदद से अगर लिमिटेशन हट सकती है, खुल सकती है तो खुल जाएगी, हट जाएगी. अब पहले सेक्शन 3 को समझते हैं, फिर 4 to 24 वाले मसला को जाते हैं. कहते हैं सब्जेक्ट टू प्रोविजन कंटेंट इन सेक्शन 4 to 24. देखिए ध्यान से, एवरी सूट इंस्टीट्यूटेड, अपील प्रिफर्ड एंड एप्लीकेशन मेड आफ्टर द प्रिस्क्राइब पीरियड shall be dismissed although the limitation has not been set up as a defense. अब एक बात सोच के देखिए, लिमिटेशन अगर किसी भी सूट का, अपील का या एप्लीकेशन का कोई लिमिटेशन पीरियड है और प्लेंटिफ ने लिमिटेशन पीरियड खत्म हो जाने के बाद वो सूट फाइल किया, तो अगर प्लेंटिफ सूट फाइल करता है तो डिफेंडेंट को क्या करना पड़ता है? डिफेंडेंट को रिटन स्टेटमेंट देना पड़ता है. और डिफेंस जब रिटन स्टेटमेंट देता है तो वो अपनी डिफेंस लिखता है कि भाई क्या क्या डिफेंस वो ले रहा है. आप सोच के देखिए, डिफेंडेंट ने रिटन स्टेटमेंट में जो लिमिटेशन का डिफेंस बन सकता था वो डिफेंस लिया ही नहीं, वो डिफेंस नहीं लिया और कोर्ट में डेट के दिन पहुंच गया. अचानक से डिफेंडेंट के वकील को याद आ गया, यार ये तो सूट लिमिटेशन बार्ड है, और उसने डिफेंस लिया, द सूट इज लिमिटेशन बार्ड. प्लेंटिफ का कहना है कि द मैटर ऑफ लिमिटेशन इज नॉट द पार्ट ऑफ द रिटन स्टेटमेंट, तो ये डिफेंस स्टेनेबल नहीं है. लेकिन यहां कोर्ट कहता है, प्रोविजन कहता है, ऑल्दो द लिमिटेशन हैज नॉट सेट अप एज ए डिफेंस. लिमिटेशन को डिफेंस के तौर पे सेटअप नहीं भी किया गया है ना, तो भी लिमिटेशन का डिफेंस ले सकते हैं. कहां पे ले सकते हैं? ट्रायल कोर्ट में. बिल्कुल ट्रायल कोर्ट में लेंगे. और अगर ट्रायल कोर्ट में नहीं लिया, हाई कोर्ट में लेने जा रहे हैं, ट्रायल कोर्ट में केस चल गई, ना प्लेंटिफ को पता ना डिफेंडेंट को पता कि केस लिमिटेशन बार्ड है, और ना ही जज साहब ने ध्यान दिया. सूट चलते 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 डिक्री हो गई, और डिक्री होने के बाद अपील में मैटर चला गया. अब अपील में डिफेंडेंट के काउंसिल को याद आया कि सूट तो लिमिटेशन बार्ड है, हम तो बेकार की उतनी मेहनत करते रह गए. अब वो हाई कोर्ट में डिफेंस ले रहा है कि सूट तो लिमिटेशन बार्ड है. क्या सूट डिसमिस हो जाएगी? बिल्कुल डिसमिस हो जाएगी. कहीं भी ये डिफेंस लिया जा सकता है, लोअर कोर्ट में, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, एनीवेयर देयर वोंट बी एनी प्रॉब्लम एट ऑल. ये हमेशा बार्ड ही हो जाना है. तो अब देखिए, जरा ध्यान से देखिए इस मैटर को फिर क्या कह रहे हैं.
अब देखिए इस सिचुएशन को, विल दिस मैटर अप्लाई टू द रिट्स, ये सब आगे की बातें हैं, हम जब अभी बेसिक कर रहे हैं पढ़ेंगे उन सब बातों को देखेंगे। अब सुनिए ध्यान से, कहते हैं सब्जेक्ट टू द प्रोविजन कंटेंट इन सेक्शन 4 to 24 दैट वाज every suit instituted, application preferred and application made after the prescribed period, वो सीधा डिसमिस की बात कर दी गई। अच्छा एक क्वेश्चन और पूछता हूं, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा हूं ना, प्लेंटिफ लिमिटेशन के ऊपर ध्यान दिया और ना ही डिफेंडेंट ने लिमिटेशन का डिफेंस लिया। डिफेंडेंट भी छोड़ा, चलो कोई बात नहीं, हम इस मामला को ही निपटाते हैं, हम डिफेंस नहीं लेंगे डिफेंडेंट लिमिटेशन का। डिफेंडेंट ने ये प्रेफर किया कि हमें लिमिटेशन का डिफेंस नहीं लेना है, बिना लिमिटेशन का डिफेंस लिए हम केस को जीतेंगे। क्या जज साहब सुमोटो केस को डिसमिस कर सकते हैं इसके बावजूद कि डिफेंडेंट ने लिमिटेशन का डिफेंस नहीं लिया है? क्या लग रहा है आपको? आंसर यस और नो लिख के भेजिए। सेक्शन 3 आपके सामने है, सेक्शन 3 के प्रोविजन को पढ़िए और आंसर लिख के भेजिए। क्या जज साहब सूट को डिसमिस कर सकते हैं? डिफेंडेंट ने लिमिटेशन का डिफेंस नहीं लिया है, दिस वन। तो आंसर बिल्कुल सही दे रहे हैं, ये कोर्ट की ड्यूटी है और ये सीधा सीधा ये जज साहब के लिए कहा गया है कि शैल बी डिसमिस्ड। ये जो वर्ड है सीधा सीधा एक जज साहब को यह बताया गया है कि इट शैल बी डिसमिस, इसमें कोई स्कोप नहीं है, ये सूट डिसमिस होना ही होना है, ये सूट डिसमिस होना है। दिस वन, even when such kind of defense has not been taken, this one। अच्छा एक बात बताइए जरा ध्यान से सुनिएगा, प्लेंटिफ ने सूट फाइल किया, डिफेंडेंट ने स्टेटमेंट फाइल किया और साथ साथ प्लेंटिफ एंड डिफेंडेंट ने आपस में एक एग्रीमेंट किया है। क्या एग्रीमेंट किया है? कि इनकी जो लिमिटेशन होगी, जैसे होता है ना, ए ने बी को लोन दिया, ए ने बी को लोन दिया। क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा, मैं पूछ रहा हूं, एग्जामिनेशन का आया हुआ क्वेश्चन है, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। ए ने बी को लोन दिया, मान लो 5 लाख का, और कहा कि भाई 3 साल बाद लौटा देना, 3 साल के लिए लोन दिया, और बोला नहीं भाई तुम किसी के पैसे नहीं देते हो जल्दी, और खाम का केस फिर लिमिटेशन बाढ़ हो जाएगी तो हम सूट नहीं फाइल कर पाएंगे। तो ये बोलता है कोई बात नहीं, अगर मैं मना भी करूंगा ना तो हम दोनों के बीच जो लिमिटेशन होगा वो 5 इयर्स का होगा। ये बात हम एग्रीमेंट में लिख देते हैं। बी भी बोलता है ठीक है, बहुत अच्छी बात है कि भाई अगर तुम पैसे वापस करने से मना करोगे तो जिस दिन से मना करोगे उस दिन से लिमिटेशन शुरू होगी, और जो लिमिटेशन पीरियड होगा वो 5 इयर्स का होगा। तो क्या हुआ, एक्ट में 3 इयर्स का लिखा हुआ है, हमारी आपस की सहमति की लिमिटेशन 5 इयर्स का होगा। क्लियर है? चलिए भाई, अब मामला कोर्ट में गया, एक्ट के अकॉर्डिंगली जो लिमिटेशन पीरियड थी उसके खत्म होने के बाद कोर्ट में जा रहा है। डिफेंडेंट ने लिमिटेशन का डिफेंस ले लिया। प्लेंटिफ का कहना था कि हमारा आपस का म्यूचुअल एग्रीमेंट था कि लिमिटेशन 3 साल की नहीं, लिमिटेशन 5 इयर्स की होगी। तो ये केस जो है, ये सूट जो है, ये लिमिटेशन बार्ड नहीं है। क्या प्लेंटिफ प्रिवेल करेगा? क्या वाकई ये केस लिमिटेशन बार्ड नहीं है या ये केस लिमिटेशन बार्ड है? क्या लगता है आपको? आंसर कीजिए। कैन वी से दैट दिस केस इज नॉट लिमिट बार्ड बाय लिमिटेशन? You need to answer. The question is very simple. The plaintiff and defendant by their mutual consent have extended the period of limitation. Will it be a valid? Will it be valid? एक आंसर आया नो, it shall not be valid। और बात बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल वैलिड नहीं होगी। क्यों भला? क्या 2 इंसान मिल करके हम अपने लिए एक सेपरेट एक्ट बना सकते हैं क्या भला? मतलब जो एक्ट में जो बातें लिखी गई है उसके बियॉन्ड कुछ एग्रीमेंट कर सकते हैं कि नहीं साहब हम दोनों मिल जाते हैं, ये एक्ट नहीं मानेंगे, हम दोनों अपना रूल बना लेते हैं, हम वो मानेंगे। इट्स नॉट पॉसिबल। द मैटर हैज गॉट टू बी गिवन टू द लिमिटेशन एक्ट, यू हैव टू फॉलो ओनली दैट मैटर, एंड वॉट एवर द पॉइंट यू हैव एंटर्ड इनटू द कॉन्ट्रैक्ट, दैट क्लॉज शैल बी वॉइड।
वो एक वॉइड मैटर हो जाएगा और केस विल स्टिल बी बार्ड बाय द limitation because it's a clear cut instructions given by section 3 that the court will not listen any argument on that, even court argument भी नहीं सुनेगी और सूट को डिसमिस करेगी अगर barred by limitation है तो it shall certainly be dismissed that this one the matter called here. चलिए अब एक सिचुएशन के ऊपर और आते हैं. अब यहाँ ध्यान से देखिएगा मेरी और मैटर को और सिचुएशन और पर्टिकुलर मैटर. अब देखिए थोड़ा ध्यान सुनिए. ऑल्दो द लिमिटेशन हैज नॉट सेट अप एज अ डिफेंस. अब सुनिए जरा पॉइंट. अब कुछ और भी बहुत ही सीरियस क्वेश्चन देने के लिए तैयार हो जाइए और इन बातों को समझिए. देखिए ये कहते हैं सबसेक्शन 2 किस मसला के ऊपर है. तो आई फर्स्ट make you clear that on which particular matter subsection 2 is based. subsection 2 का कहना है कि वो कौन सा दिन है जिस दिन मानेंगे कि सूट की इंस्टीट्यूशन होगी. कभी कभी होता है ना, लोगों की हैबिट होती है कि वो आखिरी डेट पे काम करेंगे. अब जैसे आपका भी एग्जामिनेशन फॉर्म निकलता है, सोचते नहीं सब लास्ट डेट पे हम फॉर्म फाइल करेंगे. और हमारा प्लेंटिव भी बड़ा लेजी होता है, वो भी वेट करता रहता है कि कोई चमत्कार हो जाए, कुछ हो जाए, सूट ना फाइल करना पड़े. हम तो आखिरी डेट पे ही सूट की फाइलिंग करेंगे. 3 साल लिमिटेशन का है ना, तो जब 3 साल का आखिरी डेट होगा तब हम फाइल करेंगे. अब लोगों की ऐसी सोच लिमिटेशन एंड होने का डेट के ऊपर डिस्प्यूट कर देती है. बहुत सारे डिस्प्यूट्स आ सकते हैं. वो कौन सा डेट होगा जिस दिन हम मानेंगे कि हमने सूट की फाइलिंग कर दी. At which date we say assume that. अब जैसे फॉर एग्जाम्पल सूट की फाइलिंग कैसे होती है. आप पहले प्रिंट बनाते हैं, सारा एफिडेविट वगैरह सब लगाया और पहले लेके गए आप कोर्ट में, रजिस्ट्रार को दिया, सही ना, काउंटर पे दे दिया. अब उसके बाद इसमें कुछ ऑब्जेक्शन आ गई फाइल में, तो फिर से आपको वापस दिया गया कि आप ऑब्जेक्शन क्लियर करके लाओ. तो आपने ऑब्जेक्शन क्लियर किया, तो पहला स्टेप है आपने रजिस्ट्रार को दिया. दूसरा स्टेप है आपने ऑब्जेक्शंस जो आए थे वो ऑब्जेक्शन क्लियर किया. और तीसरा डेट है कि ये जो आपकी फाइल है ये कोर्ट में पहुंची और कोर्ट में लिस्टिंग हो गई. दैट वाज कोर्ट में लिस्टिंग हो गई. तो एट विच स्टेज वी कैन एज्यूम दैट The suit has got to be filed. हो सकता है इस डेट के बीच में गैप हो, 1 दिन का, 2 दिन का, 10 दिन का, 20 दिन का, एनी गैप इट में भी. और ये गैप भी अपने आप में बहुत मायने रखती है. तो एट विच पॉइंट ऑफ टाइम वी कैन से दैट द सूट हैज गॉट टू बी फाइल्ड. दैट द मैटर विच वी हैव टू सी. आप बताइए, लिख के बताइए, फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट या थर्ड पॉइंट, किस पे लग रहा है आपको? फर्स्ट, सेकंड या थर्ड? विच पॉइंट? अगर आपको हेल्प के लिए एक्ट की रेफरेंस चाहिए तो बेयर एक्ट आपके सामने है, आप वहां से भी देख सकते हैं. और 1, 2 और 3 ऑन द डे फाइल बिफोर द रजिस्ट्री. रजिस्ट्री के पास पहुंच जाने पर, लेकिन उसमें मैं एक क्लॉक और डाला था, फाइल में कुछ ऑब्जेक्शन आ गई है, कोई एफिडेविट सही नहीं है, आपको बोला गया कि इसको ठीक करके लाओ. और आपने भी लिया, ठीक किया, और ठीक करने में 2 दिन लग गए आपको उसमें. तो जब ऑब्जेक्शन क्लियर करके दे दिया तब या पहले ही? तभी मैंने आपको 3 डेट दिया, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड. सेकंड का मतलब आपने ऑब्जेक्शन क्लियर करके दे दिया है. जो ऑब्जेक्शन आई थी आपने ऑब्जेक्शन क्लियर करके दे दिया है. सेकंड का मैटर है. when the file is to register, that's 1. of course 1 is the right answer. लेकिन इसमें बहुत सारी बातें भी, और हम बहुत सारी बातों को करेंगे, लेकिन पहले इसके इंटरप्रिटेशन को समझ लेते हैं. बेसिक पॉइंट पहले समझ लेते हैं. For the purpose of this act, a suit is instituted in an ordinary case. Ordinary case का मतलब हम पॉपर की तरह नहीं जा रहे हैं,
हम सेट ऑफ नहीं फाइल कर रहे हैं, काउंटर क्लेम हमारा नहीं है. इट्स एन ऑर्डिनरी केस. व्हेन द प्लेंट इज प्रेजेंटेड टू द प्रॉपर ऑफिसर, प्लेंट इज प्रेजेंटेड टू द प्रॉपर ऑफिसर. तो ये एक यहां पे बड़ा इंपॉर्टेंट सा फैक्टर हुआ. सो व्हाट, द ऑब्जेक्शन इज कमिंग आउट and we are asked to cure the objection. That would be the different issue. Once we have given it to the proper officer, it shall be assumed that the suit is filed, instituted as per the provision of section 3. हमने limitation बचा लिया. This one. अब सुनिए जरा ध्यान से. अब यही से मैं कुछ बातों को और समझता हूं, समझाता हूं. ये चीज अब इस मैटर के ऊपर समझिए. तो जहां हमने प्रॉपर ऑफिसर को प्लेंट दिया, ये मानेंगे कि हमने सूट फाइल कर दी. डिस्प्यूट बड़े हो जाते हैं. हो सकता है कि इस पीरियड के दरमियान ना, इसी पीरियड के दरमियान आप सोच के देखो, लिमिटेशन खत्म हो गया है इसी पीरियड के दरमियान. अब कोर्ट में डिस्प्यूट अगर इस डेट को फाइलिंग डेट मानने का लिया जाए तो वो टेनेबल नहीं होगा. सेक्शन 3 सिंपली कहेगा कि नहीं साहब ये डेट होगा, दैट डेट वुड बी द डेट ऑफ द फाइलिंग डेट, दैट डेट वुड बी द डेट ऑफ द फाइलिंग डेट. दैट्स द मैटर. अब एक बात और समझिए. इन केस ऑफ पॉपर, पॉपर में क्या होता है, हम कहते हैं कि साहब मेरे पास कोर्ट फीस देने का पैसा नहीं है, तो हम क्या करते हैं, हम पहले एक एप्लीकेशन देते हैं कि मेरा कोर्ट फीस माफ कर दो. फिर मेरा कोर्ट फीस माफ किया जाएगा, फिर उसके बाद हम प्लेंट फाइल करेंगे. तो ये जो कोर्ट फीस माफ करने के लिए जो हमने एक एप्लीकेशन लगाया ना, और वो क्लियर होकर के आया, फिर जो हम फाइलिंग करने जा रहे हैं, पहला हमने कोर्ट फीस की माफी के लिए अप्लाई किया, एप्लीकेशन दिया. फिर दूसरा हम अब प्लेंट फाइल कर रहे हैं. तीसरा ऑब्जेक्शन क्लियर कर रहे हैं. चौथा लिस्टिंग हो रही है. ये वाला डेट फाइलिंग का डेट होगा यहां पर. दैट वाज दिस डेट वुड बी द डेट ऑफ द फाइलिंग डेट. यहां कह रहे हैं इन केस ऑफ ए पॉपर व्हेन हिज एप्लीकेशन फॉर लीव टू सू एज ए पॉपर इज मेड. जब हमने लीव के लिए अप्लाई किया था कि हमें पॉपर के तौर पे फाइल करना है, दैट डे वुड बी कॉल्ड एज द फाइलिंग डेट. दैट डे वुड बी कॉल्ड एज ऑफ कोर्स द फाइलिंग डेट. चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे. ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन है और यहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बड़े बनते हैं. इस चीज को आप ध्यान दीजिएगा. अगले पॉइंट पे आइए. नेक्स्ट इशू विच वी गॉट देयर. अब मैं समझाता हूं आपको, और मैं क्वेश्चन आंसर फॉर्म में समझाता हूं. मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, आप खुद ही समझ के आंसर करिएगा. ठीक है, खुद ही समझ के आंसर करना. अगला जो पॉइंट है ये हमारा थर्ड. इन केस ऑफ क्लेम अगेंस्ट अ कंपनी विच बीइंग वाउंडेड बाय द कोर्ट व्हेन द क्लेमेंट फर्स्ट सेंड्स हिज क्लेम टू द ऑफिशियल लिक्विडेटर. ऑफिशियल लिक्विडेटर, देखिए मैं एक बात बताता हूं. कंपनीज एक्ट में ना सेक्शन 433 कंपनीज एक्ट में उन प्रोविजंस को रखा है जिनमें कंपनी को वाइंड अप कराया जाता है, जिनमें कंपनी बंद करवाई जाती है. अच्छा, वाइंडिंग अप क्या होती है? वाइंडिंग अप और डिसोल्यूशन में अंतर है. वाइंडिंग अप जो होता है ना, बेसिकली एक प्रोसेस होती है जिसमें क्रेडिटर्स के पैसे पेमेंट किए जाते हैं और डेटर से पैसे लिए जाते हैं. मतलब जिससे पैसे लेने हो उससे लेते हैं और जिसको पैसे देने हो उसको देते हैं. और ये काम कौन करता है? तो ये काम लिक्विडेटर करता है. और सारा कुछ हो जाता है तो लिक्विडेटर कोर्ट में अप्लाई करता है कि हमने सारा कुछ कर दिया और अब कंपनी को डिसॉल्व कर दीजिए. तो कोर्ट ऑर्डर करती है डिसोल्यूशन. कोर्ट डिसोल्यूशन ऑर्डर करती है. पहले ये पावर कोर्ट के पास था, अब ये पावर नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल को दे दी गई है. अब यहां कहानी समझिए. एक पर्सन जिसका कंपनी के ऊपर कुछ पैसे बाकी है, उससे वो पैसे कंपनी से वो पैसा वो रिकवर करेगा.
तो अब वो रिकवर करने के लिए कोर्ट में नहीं जाएगा क्योंकि कंपनी वाइंड अप हो रही है। वो रिकवरी किससे क्लेम करेगा? वो लिक्विडेटर के पास जाएगा कि हे लिक्विडेटर, मेरा 2 लाख रुपए बाकी है, आप मुझे दे दो। और अगर लिक्विडेटर मना कर देगा ना, तब वो कोर्ट में सूट फाइल करेगा। ठीक है ना? तो लिमिटेशन, तो सूट की फाइलिंग डेट कौन सी मानी जाएगी? जिस दिन लिक्विडेटर को अप्लाई किया था वो डेट, या जिस दिन कोर्ट को अप्लाई किया वो डेट? आप ध्यान रखिएगा, फर्स्ट स्टेप अप्लाई टू द लिक्विडेटर, द सेकेंड स्टेप देन अप्लाई टू द कोर्ट। लिक्विडेटर को अप्लाई करने का डेट कहा है? दैट वाज व्हेन द क्लेमेंट फर्स्ट सेंड्स हिज क्लेम टू द ऑफिशियल लिक्विडेटर। जिस दिन उसने लिक्विडेटर को बोला, लिक्विडेटर मेरा 2 लाख का क्लेम है, मुझे पेमेंट कर दो। लिक्विडेटर पेमेंट कर दिया तो कर दिया, अच्छी बात है। लिक्विडेटर ने मना कर दिया तो हम कोर्ट में सूट फाइल करेंगे। लेकिन इस दरमियान लिमिटेशन खत्म हो रही है तो हम कोर्ट में ये डिफेंस ले सकते हैं कि लिमिटेशन मेरी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि मेरा फाइलिंग डेट लिमिटेशन पर्पज से जो होगा वो लिक्विडेटर को क्लेम करने का डेट होगा, ना कि कोर्ट में सूट फाइल करने का डेट होगा। दिस इज द पॉइंट विच यू हैव टू रिमेंबर, दैट्स द पॉइंट। सही है? क्या ये क्लियर हो गया आपको? थर्ड पॉइंट क्लियर है? फर्स्ट पॉइंट क्लियर है? फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, इधर ऑल दीज 3 पॉइंट्स क्लियर फॉर यू? You want to repeat? Is it first, second and third, all these points clear to you? क्या आपको सारे तीनों पॉइंट्स क्लियर हैं? पहला पॉइंट, ऑर्डिनरी केस में जिस दिन हम कोर्ट की रजिस्ट्री में पहुंच गए, काउंटर पे हमने दे दिया, हमारा वही फाइलिंग डेट हो गया। दूसरे केस में बहुत सिंपल, पॉपर की तरह, पॉपर के तौर पे अपीयर होने वाले हैं। तो जिस दिन हमने लीव कोर्ट से मांगी, परमिशन मांगी, वो डेट होगा। और कंपनी वाइंड अप हो रही है और हमारा कुछ पैसा बाकी है, तो हमने जब फर्स्ट टाइम अपना क्लेम लिक्विडेटर को दिया, वो डेट, दिस वन। तो आप इसका जरूर ध्यान रखिएगा, ये प्रैक्टिस में बड़ा आता है ये वाला चीज, और बहुत बार केस इसमें फंसा है लोगों का। और वकील साहब कभी कभी इन बातों का डिफेंस इसका नहीं ले पाते हैं और सूट डिफीट हो जाते हैं। और कोर्ट को भी हम तभी बताएंगे, जब हम कोर्ट को बताएंगे तभी कोर्ट का ध्यान इस मैटर के ऊपर जाता है। ठीक है, अगले पॉइंट के ऊपर आइएगा। अच्छा, एनी क्लेम बाय वे ऑफ सेट ऑफ, एंड द सेकेंड थिंग इज कॉल्ड काउंटर क्लेम। सेट ऑफ आपको याद होगा, मैं पहले सेट ऑफ थोड़ा समझा देता हूं और काउंटर क्लेम पहले मैं दोनों समझा देता हूं, ये दोनों है क्या। सेट ऑफ ऑर्डर 8 रूल 6 और काउंटर क्लेम ऑर्डर 8 रूल 6A ऑफ द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। अब समझ लीजिए, पहले दोनों में अंतर समझ लीजिए आप, बेसिक अंतर दोनों में क्या है, क्योंकि दोनों की लिमिटेशन के स्टार्टिंग पीरियड डिफरेंशिएट कर रहा है, अलग अलग हो रहा है। पहले मैं इन दोनों चीजों को समझाता हूं। देखो, सेट ऑफ क्या होता है नॉर्मली, मैं पहले इसको डिलीट करता हूं यहां से। नॉर्मली, अब सुनो जरा ध्यान से, आप सुनिए। सी ए ना बी से, सपोज करो ए ने बी को 5 लाख रुपीज दिए, सही है, और बी ने भी कभी ए को 2 लाख रुपए दिए थे। तो ए ने बी के ऊपर ना सूट फाइल किया टू रिकवर रुपीज 5 लाख, फाइल किया, सूट फाइल किया 5 लाख रुपए रिकवरी करने का। अब बी कहता है कि भाई 5 लाख रुपए चाहिए, भाई एविडेंस तो पूरा है, केस तो जीत ही जाएगा ए, और मुझे 5 लाख देने हैं, अब मुझे भी तो 2 लाख रिकवर करने हैं इससे। तो मैं ना 2 लाख के लिए मैं भी रिटन स्टेटमेंट में जो है, जो अपनी रिटन स्टेटमेंट है उसमें मैं एक बात लिख के दे देता हूं कि मेरे भी 2 लाख दिलवा दो, ये मेरे 2 लाख इसमें सेट ऑफ कर दो, इसमें 2 लाख मेरे सेट ऑफ कर दो। अब बी का भी एविडेंस बड़ा अच्छा है कि वाकई बी ने भी 2 लाख इसको दिए थे,
लेकिन कोर्ट सेट ऑफ कब अलाउ करेगी? तो पहली बात समझिए, 3 बातों को ध्यान रखिए। पहला, जिस अमाउंट के लिए सेट ऑफ क्लेम कर रहा है बी, वो कोर्ट के पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन में आ रहा हो, पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन में आ रहा हो। दूसरी बात, बी जो क्लेम कर रहा है ना, वो ए सर्टेन सम ऑफ मनी के लिए क्लेम कर रहा हो, ए सर्टेन सम ऑफ मनी। ए सर्टेन सम ऑफ मनी का मतलब क्या हुआ? एक अमाउंट जो वो बता रहा है कि ये अमाउंट आउटस्टैंडिंग है, ये अमाउंट आउटस्टैंडिंग है। जैसे बी कहता है ना कि भाई हमारे बीच तो एग्रीमेंट था कि 2 लाख रुपए प्लस जो रीजनेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो देंगे। क्या बोला? 2 लाख रुपए या जो रीजनेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसके ऊपर वो देंगे। तो 2 लाख रुपए तक तो ठीक है, लेकिन इंटरेस्ट रीजनेबल, क्या रीजनेबल, किसके व्यू से रीजनेबल? इट इज नॉट द एसर्टेनेबल सम ऑफ मनी। कोर्ट बोलेगी कि बी आपको सेट ऑफ अलाउ नहीं करेंगे क्योंकि ये ऑर्डर 8 के अकॉर्डिंगली फिट नहीं बैठ रहा। बी कहता है कि भाई मैं तो 5 लाख रुपए दूंगा, लेकिन मेरा एक कोर्ट में केस भी चला है। जब ए के डॉग ने मुझे बाइट किया था तो मेरा जो कॉम्पनसेशन बन रहा है, जो मेडिसिन के ऊपर जो कॉम्पनसेशन बन रहा था, मेरी डिक्री हो गई है, कोर्ट वो भी ऑर्डर करने वाली है, तो उसको सेट ऑफ कर दो। तो ये क्या बात भला हुई? ये कोई सर्टेन सम ऑफ मनी तो नहीं, जैसा सम ऑफ मनी ए लेके आया तुम भी वैसे ही लेके आओ, तब हम अलाउ करेंगे। तो दूसरी बात तो ये हो गई। और तीसरा कहता है कि सेम नेचर का सूट हो। अगर ए बी बायर सेलर है तो बी के क्लेम में भी ऐसा ही कुछ होना चाहिए, मतलब दोनों का सूट का जो नेचर है ना वो सेम होना चाहिए। अगर ये तीनों चीजें सेटिस्फाइड होती है ना, तो प्लेंटिफ का क्लेम कोर्ट एक्सटिंग्विश कर देगी एज इक्विवेलेंट टू द क्लेम ऑफ द डिफेंडेंट। और डिफेंडेंट क्लेम ज्यादा है तो प्लेंटिफ के सारे क्लेम एक्सटिंग्विश कर देगी। तो ए सोच ले कि क्या वो इन सारी बात, बी सोच ले क्या वो इन सारी बातों को सेटिस्फाई करता है। अगर वो इन सारी बातों को सेटिस्फाई करता है, वो कोर्ट के पिक्यूनरी जस्टिक्शन में भी आता है, इस सर्टेन सम ऑफ मनी भी है, सेम नेचर की सूट्स हैं, तब तो सेट ऑफ क्लेम करे। और अगर नहीं आता है ना तो वो सेट ऑफ क्लेम ना करे, क्योंकि फिर कोई फायदा नहीं है। अच्छा, अगर वो इन चीजों को नहीं सेटिस्फाई करता है तो बी के लिए एडवाइस ये है, बी काउंटर क्लेम करे। काउंटर क्लेम, तो काउंटर क्लेम जहां हम सेट ऑफ नहीं क्लेम कर पाते हैं ना, वहां हम काउंटर क्लेम करते हैं कि हाँ साहब मेरा भी ये क्लेम बनता है। लेकिन काउंटर क्लेम एक अलग सूट की तरह काम करेगा फिर, लेकिन सेट ऑफ जो होता है ना उसी सूट में मर्ज हो जाता है और साथ सुनवाई होती है। ये थोड़ा अंतर होता है सेटअप एंड काउंटर क्लेम का, और दोनों का इंस्टीट्यूशन डेट जो है ना वो अलग हो जाता है। दोनों केस में इंस्टीट्यूशन डेट अलग हो जाती है। आप इस चीज को समझिए जरा। सेट ऑफ काउंटर क्लेम क्लियर है। अब मैं आता हूं इसकी लिमिटेशन की स्टार्टिंग डेट समझाने के ऊपर। देखिए, वन मिनट। हाँ बिल्कुल योगेश, आपके क्वेश्चन सही है। अगर वो कहता है कि मैंने इसको इतना का गुड्स बेचा था, ए ने भी वैसे ही पूछे, सेम नेचर का सूट है। ए ने बी को कुछ बेचा था, बी ने ए को कुछ बेचा था, तो हम कहते हैं ये सेम नेचर का सूट हो गया। फिर ये सेम नेचर का सूट पर हो गया। अच्छा, ए ने बी को कुछ बेचा था और ए के दादाजी ने बी के लिए कुछ प्रॉपर्टी ट्रांसफर की थी, कुछ पैसे ट्रांसफर किए थे, तो दूसरे केस में तो बी इनहेरिटेंस में है और पहले वाले केस में जो है ना वो बायर सेलर में है, तो फिर वहां सेट ऑफ अलाउड नहीं होगा। तो ये चीज मतलब सेम नेचर का सूट होना चाहिए। दैट्स द मेन पॉइंट विच वी गॉट देयर। चलिए, खैर हमारा सेट ऑफ काउंटर क्लेम समझने का ऑब्जेक्टिव नहीं था, क्योंकि यहां पे जरूरत आ रही थी तो मैंने समझा दिया। और कभी कभी दोनों का डिफरेंस आता है ना, तो आप डिफरेंस जरूर लिखोगे, लेकिन डिफरेंस में आप ये बात भी लिख सकते हो जो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं, आप उसको भी लिख सकते हो। इसको देखिए जरा, अब मैं क्या बताने जा रहा हूं, आप उसके ऊपर बिल्कुल अलर्ट हो जाइए और बहुत बढ़िया से प्रॉपर तरीके से आप ध्यान से सुन लीजिए इस पॉइंट को हम क्या कहने जा रहे हैं। लेट अस सी द पॉइंट वी गॉट देयर। अब देखिए, ध्यान दीजिएगा यहां पर।
अगर बी इंटरेस्ट को वेव कर दे, बी इंटरेस्ट को वेव कर दे तो सर्टेन सम ऑफ मनी हो जाएगी। लेकिन हमारे एग्जाम्पल में तो वेव नहीं किया है ना, हम तो एग्जाम्पल जो लिए हैं आपको ये समझाने के लिए मैंने लिया था कि अनएसर्टेन सम ऑफ मनी क्या होती है, कहां सेट ऑफ अलाउ नहीं होता। मेरा ऑब्जेक्टिव था आपको ये समझाने का। अगर इंटरेस्ट का कोई मैटर ही नहीं लाता देन इट बी डिफरेंट थिंग। हाँ, वैसे हाल में सेट ऑफ जरूर अलाउड होगी, लेकिन सूट सेम नेचर का होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए एक एक करके दोनों पॉइंट समझिए। पहले सेट ऑफ वाला समझिए, फिर काउंटर क्लेम वाला समझाता हूं, और बिल्कुल अलर्ट हो जाइए और बढ़िया से समझिए, बिकॉज यहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी बड़े आते हैं। देखिए कहते हैं एनी क्लेम बाय वे ऑफ सेट ऑफ और ए काउंटर क्लेम शैल बी ट्रीटेड एज ए सेपरेट सूट। देखिए कहता है सेपरेट सूट ट्रीट होगी, एंड शैल बी डीम्ड टू हैव बीन इंस्टीट्यूटेड। कौन से डेट पे? अब सोचिए, ए है, बी के अगेंस्ट सूट किया कि भाई मेरे को ना 5 लाख रुपए चाहिए, तो कौन सा डेट फाइलिंग का होगा? जिस दिन वो कोर्ट में प्लेंट दिया। बी सेट ऑफ क्लेम कर रहा है। अब मैं क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूं और आप देखिए और मुझे समझ के बताइए। क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश कीजिए। ए ने बी से 5 लाख रुपए रिकवर करने के लिए सूट फाइल किया, कोर्ट में प्लेंट प्रेजेंट किया 5 जनवरी 2020 को, मान लो। तो ए के लिए फाइलिंग डेट क्या होगी? 5 जनवरी 2020। और बी ना डिफेंस ले रहा है, रिटन स्टेटमेंट प्लस सेट ऑफ फाइल कर रहा है ए के अगेंस्ट में। सेट ऑफ कैसे देते हैं? रिटन स्टेटमेंट के साथ दे रहे हैं, और जाहिर है ये तो बाद में होता है ना, रिटन स्टेटमेंट तो बाद में जाती है। ये जा रहा है 25 जनवरी 2020। 25 जनवरी 2020 को रिटन स्टेटमेंट किसने फाइल किया? बी ने फाइल किया, और उसके साथ साथ सेट ऑफ भी क्लेम किया। क्लियर? अब मेरा क्वेश्चन है आपके पास, सेट ऑफ फाइल करने का, सेट ऑफ इंस्टीट्यूट करने का डेट एज पर सेक्शन 3 कौन सा होगा? सेट ऑफ इंस्टीट्यूट करने का डेट एज पर सेक्शन 3 कौन सा होगा? ये 25 जनवरी होगा या 5 जनवरी होगा? 5 जनवरी होगा या 25 जनवरी होगा? सेट ऑफ इंस्टीट्यूट करने का बोलिए जरा, आंसर दीजिए। 5 जनवरी या 25 जनवरी? विच डेट इट बी? 25 जनवरी आंसर किया। और कोई डेट? और कोई किसी का विचार? 25 जनवरी ही दे रहे हैं। कोई और विचार? 5 जनवरी। योगेश कह रहे हैं 25 जनवरी। 25 जनवरी, 25 जनवरी डायरेक्ट सामने रख दिया हूं, फिर भी गलत आंसर दे रहे हो। अब मैं रीड करवाता हूं, देखो क्या कह रहा है आपको। यही गलती होती है। इन केस ऑफ सेट ऑफ ऑन द सेम डेट एज द सूट इन विच द सेट ऑफ इज प्लीडेड। अब पढ़ लीजिए ना ध्यान से। ऑन द सेम डेट एज द सूट इन विच सेट ऑफ इज प्लीडेड। जिस सूट के लिए सेट ऑफ प्लीड हुई है ना, उस सूट को फाइल करने का ही डेट कहलाएगा। ये डेट होगा 5 जनवरी का डेट होगा। 25 जनवरी आपका आंसर गलत हो रहा है। 25 जनवरी आपका आंसर गलत हो रहा है। आपका आंसर होना चाहिए 5 जनवरी। 5 जनवरी विद आंसर। सही है, 5 जनवरी। देखिए पढ़ के समझ में आ रहा है ये पॉइंट। इन केस ऑफ सेट ऑफ ऑन द सेम डेट, सेम का मतलब किससे सेम कहा? एज द सूट। ये रहा ए ने जो फाइल किया। सूट कौन फाइल है? जिस दिन सूट फाइल हुई है ना, जिसके लिए सेट ऑफ कर रहे हैं, उसकी सूट जिस दिन फाइल हुई है वही डेट होगा। यानी कि इसका फायदा बी को मिलेगा। अगर इस बीच में लिमिटेशन ओवर हो गई तो भी बी बोलेगा कि भाई मेरे लिए लिमिटेशन 25 जनवरी इंस्टीट्यूशन डेट थोड़े ना है। मैं तो 30 को भी फाइल करता तो भी मेरे लिए सेट ऑफ फाइल करने का जो डेट होता वो 5 जनवरी ही होता, तो भी मेरे पास 5 जनवरी होता। और इसीलिए ना ऑर्डर 8 में लिखा हुआ है
कि सेट ऑफ तुमने फाइल करनी है तो पहले कर दो, फर्स्ट हियरिंग में करो, रिटन स्टेटमेंट के साथ करो। 2-4 हियरिंग के बाद अगर सेट ऑफ फाइल करने जाते हो ना तो भी सेट ऑफ नहीं लेते। 30 जनवरी। अब मैं इसको थोड़ा सा और लिख के भी समझा देता हूं आपको, यहां से नोटिंग भी कर लीजिए थोड़ा। सपोज दैट मैं यहां पे कॉज ऑफ एक्शन मान लो यहां एराइज होगा, कॉज ऑफ एक्शन एराइज, ठीक है ना, और यहां पे सूट फाइल हो रही है, सूट फाइल हो रही है। और सपोज करो ना ये जो मैं रेड कलर से दे रहा हूं, यहां पे जो प्रिस्क्राइब पीरियड है ना ये ओवर हो गया, खत्म हो गया, लिमिटेशन खत्म, प्रिस्क्राइब पीरियड ओवर, पीपीएम कह रहे हैं प्रिस्क्राइब पीरियड खत्म हो गई, जिसको मैंने रेड से डिनोट किया। और जो सूट की जो रिटन स्टेटमेंट है वो यहां फाइल हो रही है, यहां पे रिटन स्टेटमेंट प्लस सेट ऑफ हम यहां पे फाइल कर रहे हैं। और देखो यहां पे ना प्रिस्क्राइब पीरियड भी खत्म हो गया लिमिटेशन का। शुक्र है ए ने पहले ही सूट फाइल कर दिया, शुक्र है ए ने सूट पहले ही फाइल कर दिया, क्योंकि बाद में लिमिटेशन पीरियड ओवर हो गई है। फंसा भी, प्रिस्क्राइब पीरियड के बाद रिटन स्टेटमेंट फाइल कर रहा है तो कोई बात नहीं, उसके रिटन स्टेटमेंट के लिए लिमिटेशन पीरियड थोड़े ना आता है। क्या सेट ऑफ के लिए आता है? बिल्कुल सेट ऑफ के लिए तो आएगा, लेकिन सेट ऑफ के लिए यह माना जाएगा कि लिमिटेशन पीरियड यहां पर है, यहां से शुरू, मतलब ये यहां हो जाएगा। इट शैल बी डीम्ड एज सेट ऑफ is filed at the date of filing of suit, at the date of filing of suit। आपने क्या एक्सप्लेन करने को कहा विकास, मुझे समझ में नहीं आया, बिकॉज यहां पे ऑलरेडी मैंने बोला रिटन स्टेटमेंट के साथ हम सेट ऑफ फाइल करते हैं। इस डायग्राम को आप जरूर बना लीजिए, ये सेट ऑफ के लिए लिमिटेशन पीरियड है। क्या ये पॉइंट क्लियर है आपको? इज दैट पॉइंट क्लियर टू यू? हम आगे बढ़े। Can we proceed further? You need some more explanation on that? हाँ, रिटन स्टेटमेंट का क्या पीरियड है हम उसके ऊपर नहीं जा रहे हैं। 30 दिन का पीरियड आपने सही बोला है, बट लिमिटेशन इज नॉट ऑन दैट। लिमिटेशन एक्ट सूट पे, अपील पे, एप्लीकेशंस पे लगती है, और सिंपल सेट ऑफ एक सेपरेट सूट ट्रीट होता है, जो कि पहले ही आपको ये प्रोविजन कह दिया है। क्लियर? चलिए अब काउंटर क्लेम के बारे में समझते हैं। अब काउंटर क्लेम के बारे में समझते हैं। अब काउंटर क्लेम, इन केस ऑफ काउंटर क्लेम ऑन द डेट ऑन विच द काउंटर क्लेम इज मेड। अब इसको ऐसे समझ लो ना, अगर प्रीवियस क्वेश्चन में मैं इस क्वेश्चन में अगर काउंटर क्लेम लिख देता तब आपका आंसर सही हो जाता। फिर तो आप कहते कि नहीं साहब 25 तारीख को ही फाइलिंग डेट मानेंगे, क्योंकि काउंटर क्लेम के लिए वो सेट ऑफ वाला बेनिफिट नहीं मिलेगा। बहुत क्लियर सा मैटर है। हाँ, सर्विस से 30 डेज है, राइट। हाँ, तो काउंटर क्लेम्स जो है ना, दैट वाज
अब देखिए, अगर हम काउंटर क्लेम की बात करें तो दैट इज द मैटर 25 जनवरी 2020, जैसे फॉर एग्जांपल कॉज ऑफ एक्शन यहां अराइज हुई और यहां सूट फाइल किया गया, और यहां प्रिस्क्राइब पीरियड ओवर हो गई, यहां पे रिटन स्टेटमेंट फाइल किया गया, और प्लस काउंटर क्लेम भी फाइल की गई। तो काउंटर क्लेम की फाइलिंग डेट ये मानेंगे, वहां पे बैक नहीं लेंगे। दिस डेट shall be the filing date of counter claim। ये डेट काउंटर क्लेम का फाइलिंग डेट होगा, यानी कि लिमिटेशन पीरियड अगर यहां खत्म हो गई तो आपका काउंटर क्लेम नहीं लिया जाएगा, फिर वो काउंटर क्लेम फिर लिमिटेशन पार्ट हो जाएगी। लेकिन सेट ऑफ होता तो नहीं होता, तो आप बोलेंगे हम काउंटर क्लेम क्यों करेंगे, हम तो सेट ऑफ ही फाइल करेंगे फिर तो। लेकिन सेट ऑफ फाइल तभी करेंगे ना जब सेट ऑफ फाइल करने के लिए एलिजिबल है। अगर आपका सेम नेचर का सूट है, ए सर्टेन सम ऑफ मनी है, तब आप सेट ऑफ फाइल कर सकते हैं, अदरवाइज आप सेट ऑफ थोड़ी ना फाइल कर सकते हैं। ठीक है ना। चलिए, मैंने जो लिखा वो छिप गया, वो कंसील्ड हो गया, मैं देखा नहीं। अब यहां देखिए, मैं द डेट शैल बी द फाइलिंग डेट ऑफ काउंटर क्लेम, द डेट शैल बी द फाइलिंग डेट ऑफ काउंटर क्लेम। और नहीं लिख पाए भी तो आपकी अंडरस्टैंडिंग बन गई है, आप लिख सकते हो उसको, अदरवाइज क्लास को रिपीट करके फिर से सुन के लिख लेना। मैं साइड हो जाता हूं। सेट ऑफ इज फाइल्ड एट द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ सूट। एक्चुअली पेन की बैटरी बहुत वीक हो गई है, तो पेन कभी कभी मिस हो जाता है। हाँ, अब मैं आता हूं फिर से। मेरे फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड पॉइंट आई गॉट टू एक्सप्लेन फॉर यू, दीज 3 points I got to explain for you. Coming to see the next matter, any claim by way of set off or counter claim shall be treated as a separate suit. ये मैंने आपको ये भी बता दिया और मैंने आपको ये भी बता दिया, सही है। दिस वन, एक सी पे आइएगा, सी पे, एन एप्लीकेशन बाय नोटिस ऑफ मोशन इन अ हाई कोर्ट। नोटिस ऑफ मोशन in a high court is made when the application is presented
to the proper officer of the court. This one, proper officer of the court. अब ये देखिए हाई कोर्ट का मैटर पे आते हैं. अगर हम हाई कोर्ट में कोई केस फाइल करते हैं ना, तो हमें डिफेंडेंट को इन्फॉर्म एक नोटिस ऑफ मोशन भी देना पड़ता है. मतलब नॉर्मली प्लेंटिफ जो है वो डिफेंडेंट को एक 14 दिन की नोटिस देता है, 14 डेज की नोटिस देता है, बताता है कि भाई हम आपके ऊपर ये सूट इंस्टीट्यूट कर रहे हैं, और दैट इज कॉल्ड द नोटिस ऑफ मोशन. और ये जो नोटिस इसको दिया है उसकी एफिडेविट भी कोर्ट में देनी पड़ती है. ये एफिडेविट कोर्ट के प्रॉपर ऑफिसर को देना पड़ता है. कोर्ट में ये एफिडेविट भी प्रेजेंट करना पड़ता है. तो यहां क्या कहते हैं, एप्लीकेशन बाय नोटिस ऑफ मोशन इन ए हाई कोर्ट इज मेड व्हेन द एप्लीकेशन इज प्रेजेंटेड टू द प्रॉपर ऑफिसर ऑफ दैट कोर्ट. हमने जहां ये एफिडेविट दिया कोर्ट के प्रॉपर ऑफिसर को कि भाई हमने नोटिस ऑफ मोशन दे दिया है, तो वो डेट हमारी फाइलिंग डेट कही जाएगी. दैट डे वुड बी द फाइलिंग डेट. दिस वन द मैटर, दिस डेट वुड बी द फाइलिंग डेट हियर. See, the matter is very simple. Whenever you are going to file a suit into the High Court, what you are required, you have to give a notice of motion to the defendant. And once you are giving the notice of motion to the defendant, there is an affidavit required to be given to the High Court. The day on which you have given that affidavit to the High Court, that day would be called as the date of the institution of the suit. This is the matter called here. चलिए, ये सब बड़ी सिंपल सी बातें हैं. एंड तो अब हम एक मैटर के ऊपर आते हैं. अब देखिएगा, सेक्शन 3 इन इट्स वेरी स्टार्टिंग सेज दैट सब्जेक्ट टू द अदर प्रोविजन ऑफ सेक्शन 4 to 24. यहां देखिए, मैं कलर चेंज करता हूं, अब रेड से जिसको पढ़ रहा हूं उसको देखिए. एवरी सूट इंस्टीट्यूटेड, एप्लीकेशन प्रिफर्ड एंड एप्लीकेशन मेड आफ्टर द प्रिस्क्राइब पीरियड शैल बी डिसमिस्ड. ये क्या कर दिया, ये डिसमिस हो गया. सही है. मैं सी पॉइंट को फिर से एक्सप्लेन कर दूं. मैंने आपको सी का एग्जांपल दिया था. सी का एग्जांपल कुछ नहीं होता है, एक प्रोसीजर है ये. जब भी आप हाई कोर्ट में सूट फाइल करते हैं ना, तो डिफेंडेंट को आपको खुद बताना पड़ता है. पहले जो प्लेंट्स है, वो पूरी जो पेपर्स हैं, डिफेंडेंट को आपको खुद भेजनी पड़ती है. तो आप डिफेंडेंट को देंगे वो. नॉर्मल जो प्रैक्टिस होती है, जब हम हाई कोर्ट में सूट फाइल करते हैं, इसका एक नॉर्मल प्रोसीजर ये होता है कि जो आपका प्लेंट बना, जो एफिडेविट है, वॉट एवर द पेपर यू हैव गॉट, आप कोर्ट को सबमिट करेंगे हाई कोर्ट में. लेकिन जब कोर्ट में सबमिट करने जाइएगा तो वो आपसे पूछेगा कि डिफेंडेंट को दिया, नहीं दिया, फिर दे के आओ. ऐसे होता है नॉर्मली. तो आपको डिफेंडेंट को भी देना पड़ेगा एक कॉपी. आपने कॉपी डिफेंडेंट को दिया, डिफेंडेंट की रिसीविंग लग गई. अब जब डिफेंडेंट की रिसीविंग लग गई, प्रैक्टिस भी यही होता है, डिफेंडेंट की जब रिसीविंग हो गई, अब हम वो सारी चीज़ ले जाकर के हम कोर्ट में देते हैं, और वो हमारा फाइलिंग डेट होता है. यहाँ पे एक प्रोसीजर बदल गया है. सही है. अब यहाँ पे वही कहता है कि भाई आपने डिफेंडेंट को जो नोटिस ऑफ मोशन दिया है, उस नोटिस ऑफ मोशन की जो आप एफिडेविट फाइल कर रहे हैं कोर्ट में, जो दे रहे हैं, वो आपका फाइलिंग डेट होगा. देखो, प्रैक्टिस में कुछ और होता है. प्रैक्टिस में देखो ऐसे चलता है, मुझे हाई कोर्ट में किसी के ऊपर केस करना है. सपोज करो मुझे गवर्नमेंट के ऊपर केस करनी है, तो मैं पूरा प्लेंट बनाऊंगा, सब लिखूंगा. अपार्ट फ्रॉम डैट जितनी एविडेंस, जितने पेपर्स, डॉक्यूमेंट सब लगाऊंगा. और मेरी केस हाई कोर्ट में अब मैं ऐसे ही ले जाके दे दूं तो वहां केस नहीं लेंगे. वहां एक रिक्वायरमेंट होती है कि आपने डिफेंडेंट को इसकी कॉपी दी, आपने डिफेंडेंट को इसकी कॉपी दी, तो मैं खुद जाऊंगा, मैं भेजूंगा डिफेंडेंट को उसकी कॉपी. इसको हम कहते हैं नोटिस ऑफ मोशन. और ये बात हम कोर्ट को भी बताते हैं कि हमने डिफेंडेंट को कॉपी दे दी है इसकी. दिस वन,
तो जिस समय हमने कोर्ट को इन्फॉर्म किया, कोर्ट में ये बताया कि हमने डिफेंडेंट को दे दिया, हम उसकी जो एफिडेविट कोर्ट में दे रहे हैं, दैट डे वुड बी द डेट ऑफ द फाइलिंग ऑफ सूट। ये डेट है। हाँ, पुलिस को मत लाइए इस लिमिटेशन एक्ट में। लिमिटेशन एक्ट में हम पुलिस से बहुत दूर हैं। सीआरपीसी के मैटर्स के ऊपर लिमिटेशन एक्ट नहीं है। सीआरपीसी की लिमिटेशन अलग है, 439 परहैप्स शायद प्रोविजन उसका प्रोविजन अलग है लिमिटेशन का। दिस वन एप्लीकेबल फॉर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, राइट। नॉर्मली रिट्स वगैरह में ये होता है नोटिस ऑफ मोशन देने का। अच्छा, अब मैं अपने मैटर के ऊपर आता हूं। अब इस पे ध्यान से सुनिएगा। अब मैं आपको अगर यहां बताऊं, देखिए, अच्छा मैं ये रेड वाला जो पॉइंट पढ़ के बता रहा हूं, ये बहुत ही क्रूअल है, काफी क्रूर पॉइंट है। ये कहते हैं एवरी सूट इंस्टीट्यूटेड अपील प्रिफर्ड एंड एप्लीकेशन मेड आफ्टर द प्रिस्क्राइब पीरियड ऑफ लिमिटेशन shall be dismissed. Owing to this, can we say limitation bar the remedy? Limitation remedy को बार करता है। Owing to this point, can we say limitation bars the remedy? Remedy को बार करता है। That much. हाँ, प्रैक्टिकली यही होता है। सेम डे हम कर देते हैं, प्रैक्टिकली यही होता है नॉर्मली, बट सेम डे नहीं भी करते तो कोई बात नहीं है। अच्छा, अब देखिए ध्यान से। अब चलिए इस पॉइंट के ऊपर आते हैं। नोटिस ऑफ मोशन आपने समझ लिया, आपने सेट ऑफ समझ लिया, काउंटर क्लेम समझ लिया, आपने वाइंडिंग अप समझ लिया, आपने ऑर्डिनरी सूट का मैटर समझ लिया। अब हम आते हैं सेक्शन 3 को एक बार फिर से एनालिसिस के ऊपर आते हैं। क्या हम इसको कह सकते हैं, अभी बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं, फिर ध्यान से देखिए। क्या हम इसको कहते हैं लिमिटेशन रेमेडी को बार करती है? बिल्कुल कहेंगे, ये रेमेडी को बार कर देती है। शुक्र है, एक बात और लिखिए, सब्जेक्ट टू द प्रोविजन कंटेंट इन सेक्शन 4 to 24। इसका मतलब हो गया उम्मीद की छोटी सी किरण अभी भी बाकी है। इट डज नॉट एक्सटिंग्विश द राइट। उम्मीद की एक हल्की सी किरण अभी भी बाकी है। कहीं 4 से 24 में जा करके लिमिटेशन को बचा लिया तब तो अच्छी बात है। तो एक बात बड़ा क्लियर कहता है और बहुत फेमस सेंटेंस है, लिमिटेशन bars the remedy but does not extinguish the right। और ये एग्जामिनेशन में बड़ा आता है कि एक्सप्लेन कीजिए क्या समझते हैं इसके ऊपर, तो आपको यही एक्सप्लेन करना पड़ेगा। और 4 to 24 में लिमिटेशन कैसे कैसे कहाँ कहाँ बचता है, ये सारी बातें आपको बतानी पड़ेगी, समझानी पड़ेगी। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मैटर, सही है ना। अब यहां जरा आइए मैटर पे देखिए। अब देखिए जरा, यही बात मैंने यहां पे समझाया आपको कि ये प्लेंटिफ की ड्यूटी है कि वो कोर्ट को कन्विंस करे हिज सूट इज विद इन द लिमिटेशन। इट इज द ड्यूटी ऑफ द प्लेंटिफ टू कन्विंस द कोर्ट दैट ही इज विद इन द पीरियड ऑफ लिमिटेशन। अब एक बात बताते हैं, आपको ना कन्विंस करना है ना, तो अलग से, ऐसा नहीं कि डिफेंडेंट जब डिफेंस लेता है लिमिटेशन का तब आप कन्विंस करना शुरू कीजिए। नो, आपको रिटन, आपने जो प्लेंट फाइल किया था वही अपना कन्विंसिंग मैटर को लिखिए, बिकॉज हमको एफिडेविट में हमको लिखना पड़ता है कि हम लिमिटेशन पीरियड के विद इन है। लेकिन अगर कोई क्लॉग लग रहा है, कोई प्रॉब्लम लग रही है, आपको लग रहा है कि सामने वाला लिमिटेशन को डिफेंस लेगा, तो आप उसके रीजंस को स्पेसिफाई कर दीजिए, प्लेंट में ही प्रॉपरली स्पेसिफाई कीजिए। दैट्स व्हाट। तो ये प्लेंटिफ का डिफेंस है, प्लेंटिफ का कॉल है कि प्लेंटिफ एक्सप्लेन करे कोर्ट को कि वो कैसे लिमिटेशन पीरियड के भीतर है।
और एक बार लिमिटेशन डिसाइड हो गई ना कि सूट लिमिटेशन बार्ड है, तो बोल जाइए, अपील वपील भी नहीं लगती यहां पर। आप सोचेंगे नहीं हाई कोर्ट में जाएंगे इसके लिए, नहीं, बस वही फाइनल हो जाता है। द कोर्ट हैज नो पावर टू रिलीव द प्लेंटिफ। कोर्ट अपने डिस्क्रिशन से भी प्लेंटिफ को रिलीफ नहीं दे सकती है। कोर्ट को इतना दया आए, कितना भी आपको सिंपैथी हो जाए, लेकिन कोर्ट कोई रिलीफ नहीं दे सकती, कोई रिलीफ नहीं दे सकती। कोर्ट साफ साफ देख रही है कि भाई ए ने बी को 5 करोड़ दिए हैं, चेक से दिया है, सारा कुछ सामने है, लेकिन बी ने लिमिटेशन को डिफेंस के तौर पे ले लिया। कोर्ट को लग रहा है कि साहब अगर इस केस को ना सुने तो ए के साथ नाइंसाफी हो जाएगी। जज को ए के ऊपर बहुत दया आ रही है, बहुत सिंपैथी है, फिर भी कोर्ट कुछ नहीं कर पाएगी, केस को डिसमिस करना ही पड़ेगा। दिस वन, सूट डिसमिस करना ही पड़ेगा। सो अभी मैं आपको इसमें डिसाइडेड केस भी दिखाऊंगा, अपील नहीं होता। अपील अगेंस्ट ऑर्डर, अपील कैसी होती है ये थोड़ा समझाता हूं। क्या अपील होता है, अपील किस मैटर के ऊपर होता है, कैसा अपील होता है ये बताता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल, अब हमारा एक केस था इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोर्ट का, हमारा केस था इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोर्ट का, और एनसीएलटी में केस था, और डिफेंडेंट ने डिफेंस लिया कि जो ये सूट है ये लिमिटेशन बार्ड है, लिमिटेशन बार्ड है ये सूट। डिफेंडेंट ने ये डिफेंस लिया और कोर्ट ने इस डिफेंस को मान लिया। बट मैंने वहां पे ये बताया कि इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के ऊपर लिमिटेशन एक्ट नहीं लगती है, बिकॉज कहीं भी इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड जो 2016 में आई थी ही उस वक्त, कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि लिमिटेशन एक्ट इज एप्लीकेबल ऑन टू द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड। जिस किसी भी एक्ट के ऊपर लिमिटेशन एक्ट लगती है उस एक्ट में स्पेसिफिकली मेंशन्ड होता है। कंपनीज एक्ट में मेंशन है, सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट में मेंशन है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट में मेंशन है, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट में मेंशन है, सब जगह मेंशन है, लेकिन इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड में ये मेंशन नहीं है। और मैंने फर्स्ट टाइम जब डिफेंडेंट ने डिफेंस लिया कि डेट लिमिटेशन बार्ड है, तो फर्स्ट टाइम मैंने एनसीएलटी में 2 बातों का डिफेंस लिया था। नंबर 1, ट्रिब्यूनल के ऊपर एनसीएलटी लिमिटेशन एक्ट नहीं लगती, इसका क्या हुआ वो तो मैं बताऊंगा अभी। ट्रिब्यूनल के ऊपर लिमिटेशन एक्ट नहीं लगती है, ये कोर्ट के ऊपर लगती है सिर्फ। अभी इसमें बहुत सारी बातें मैं बाद में डिस्कस करूंगा, इसको अभी डिस्कस करूंगा तो फिर वो लीक से हटना होगा। दूसरा मैंने ये डिफेंस लिया था कि इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के ऊपर लिमिटेशन एक्ट एप्लीकेबल नहीं है। इस बात को जो ट्रिब्यूनल थी, एनसीएलटी थी, थोड़ा बहस हुआ, आर्गुमेंट हुई, लेकिन मानने से इनकार कर दी, नहीं माना उन्होंने। उसके बाद एनसीएलटी में अपील फाइल किया, आप नेट पे चेक करके देखना, ये पूरा डिटेल में आ रहा है सारा केस सभी जगह। एनसीएलटी में हाँ पराग सर वाला केस था, पराग सर का ही केस था जो पराग गुप्ता जी, हाँ। तो एनसीएलटी में जब अपील फाइल किया तो एनसीएलटी में वो मुखोपाध्याय जी, वहाँ के जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर, उन्होंने मान लिया, इसकी आर्गुमेंट अच्छे से मानी। तो अपील ऐसे लगता है सूट लिमिटेशन बार्ड है या नहीं है, मतलब इसके ऊपर अपील नहीं जाता। अपील इस तरह का जाता है कि भाई इसके ऊपर लिमिटेशन एक्ट लगती कि नहीं, हम पूरे के पूरे एक्ट नहीं लगने की बात कर रहे थे। सूट लिमिटेशन बार्ड है या नहीं है, इसके ऊपर हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में अपील नहीं जाती है। दैट वाज, हाँ आप इनडायरेक्ट तरीके से कर लो, कोई रिट्स वगैरह करो, कोई ऐसा चीज निकालो जिसे फंडामेंटल राइट के साथ जोड़ दो और रिट के बेसिस पे फाइल करो, दैट विल बी द डिफरेंट मैटर। वैसा भी केस बनाया जा सकता है,
बट वो केस टू केस डिपेंड करता है। चलिए, अब आपको यहां दिख रहा होगा लिमिटेशन कैन बी प्लीडेड इन अपील ऑल्सो। आप बोलेंगे अभी तो बताया कि अपील नहीं लगती, अभी बताया कि अपील ऑल्सो में भी प्लीड होती है। अब यहां देखो, यहां बात कुछ और हुई थी। ट्रायल कोर्ट में ना लिमिटेशन के मैटर को डिस्कस ही नहीं किया गया। ट्रायल कोर्ट में कभी कभी होता है ना, ट्रायल कोर्ट में जो वकील साहब होते हैं कभी कभी उनको नहीं आता लॉ ज्यादा, वो ऐसे ही प्रैक्टिस करते हैं, कोर्ट में लॉजिक के ऊपर बातें करते हैं। डिफेंडेंट का वकील भी ऐसा था, प्लेंटिफ का भी वकील वैसा ही था। अब कई बार ऐसा भी देखते हैं, जैसा प्रजा हो राजा भी वैसे ही हो जाते हैं। जज साहब भी ध्यान नहीं देते हैं फिर उस मैटर के ऊपर, क्योंकि जज साहब भी क्या करते हैं, कभी मैट्रिमोनियल देखते हैं, कभी इंसॉल्वेंसी देखते हैं, कभी कुछ कोर्ट में बिठा देता है, कभी कहाँ बिठा देता है। जब तक आप उनको लॉ के प्रोविजन नहीं बताओगे उनका ध्यान नहीं जाता। और जज साहब का भी ध्यान नहीं गया, तो जज साहब का भी ध्यान नहीं गया। प्लेंटिफ चलो जानता भी था तो चुप बैठा रह गया, डिफेंडेंट के काउंसिल का तो ध्यान ही नहीं गया। मामला धीरे धीरे लोअर कोर्ट में डिक्री हो गई, प्लेंटिफ के फेवर में डिक्री हो गई। अब जब अपील में गया तो वहां हाई कोर्ट के जो काउंसिल थे, वकील थे, वो थोड़ा नॉलेजफुल पर्सन थे, स्ट्रांग थे। उन्होंने केस को देखा, कह रही ये तो लिमिटेशन बार्ट केस की डिक्री होके आ गई है। उन्होंने हाई कोर्ट में इसकी डिफेंस ले ली। क्या हाई कोर्ट में डिफेंस चलेगी? बस यही चीज है आपको यहाँ पे प्रेमानंद वर्सेस सिंडिकेट बैंक। दैट वाज it was held that if the trial court without deciding the question of limitation decrees the suit, the high court in appeal is justified in setting aside the decree and to decide the question of limitation before taking up the appeal on merit। तो बहुत बढ़िया केस है ये और बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इसका जरूर ध्यान रखना चाहिए। इस केस का भी है ना, इस केस का भी आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए। तो दैट इज ऑल्सो ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट केस दिस वन। ये तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि जिस दिन प्लेंट प्रेजेंट की जाती है उस दिन इंस्टीट्यूशन का डेट मानते हैं, ठीक है। और ऑब्जेक्शन आ गई फाइल में आपकी, आपको रजिस्ट्रार ने कहा, उनके ऑफिस से कहा कि भाई इसको करेक्शन करो, करेक्शन करके फिर दे रहे हैं, फिर कहता है फिर करेक्शन करो, फिर करेक्शन करके दे रहे हैं, फिर कहता है कोई पेपर नहीं है, वो पेपर भी लगा के दे रहे हैं। लेकिन फाइलिंग डेट कौन सी होगी? जिस दिन हमने पहली बार दिया था। तो ये एक्ट नहीं है, ये एक्ट का पार्ट नहीं है, ये डिसाइडेड केस का मैटर है। दिस वन राम दत्ता वर्सेस एसटी ससन केस, दैट्स वेरी रेलिवेंट केस देयर। दिस वन अच्छा, एक बात और, एक क्वेश्चन पूछता हूं, जरा उसका ध्यान दीजिएगा। जजेस के अगेंस्ट कोई एक्शन होता है, अगर वो ऐसे नेग्लिजेंट ऑर्डर पास करते हैं तो प्रमोशन रुक जाती है उनकी, और भी कुछ डिफरेंट एक्शंस होते हैं, छुट्टी पे भेज दिए जाते हैं, है ना। अच्छा, एक्चुअली जजेज इतनी तो प्रैक्टिस में जरूर रहते हैं कि लिमिटेशन जो कोर्ट को देखना वो काम तो पहले कर लेते हैं। ये तो खैर कोई केस हो जाता है इसमें मिस हो जाता है, कोई हिस्ट्री बननी होती है कोई, तो ऐसा हो जाता है। अच्छा,
अब एक चीज और समझिए, मुझे बताइए जरा, ध्यान से सुनिए, एक जगह मुझे और समझिए। अब एक बात मत सुनिए, अब मैं क्वेश्चन पूछता हूं, क्वेश्चन के ऊपर ध्यान दीजिएगा। होता क्या, अब इसमें तो बताइए जरा सोच के। ए को सूट फाइल करनी थी और उसने कोर्ट C1 में सूट फाइल कर दिया, C1 में सूट फाइल कर दिया। अब देखिए क्या घटनाएं घटी। जब सूट फाइल किया तो डिफेंडेंट के वकील ने कहा कि ऑनर ये केस तो इस कोर्ट का है ही नहीं, ये केस इस कोर्ट का नहीं है। क्यों भला? इस केस का, इस कोर्ट का ये केस क्यों नहीं है? है कोई रीजन व्हाटसोएवर? कोई भी रीजन स्पेसिफाई किया? जैसे फॉर एग्जाम्पल कुछ केसेस ऐसे होते हैं ना जो, अब जैसे मैं आपसे पूछता हूं, एक छोटी सी बात मैं आपसे पूछता हूं, कभी कभी केस का जुरिस्डिक्शन भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। अगर मैं ये पूछूं जस्ट फॉर द सेक ऑफ योर जनरल नॉलेज, आजकल पॉलिसी बाजार पे ना, आजकल टीवी पे एक ऐड आ रहा है बराबर, जस्ट मैं थोड़ा नोटिस करता हूं इसलिए आपसे शेयर कर रहा हूं। उसमें पॉलिसी बाजार का इंश्योरेंस का ऐड है। वो कहते हैं कि भाई कल को आपकी डेथ हो गई, लैंग्वेज बड़ा सिंपल है, लैंग्वेज सुनिए एक्टर क्या है, कहता है कल को आप नहीं रहे तो बच्चों की स्कूल का फीस कौन देगा, घर के खर्चे कौन चलाएगा, आप इंश्योरेंस करवा लो। हम चाहते हैं कि ये जो एडवर्टीजमेंट है इसको कोर्ट के थ्रू रुकवाया जाए। ये एक नेगेटिविटी क्रिएट करता है लोगों के माइंड में। अब मैं आपसे पूछता हूं, अगर आपको इसको रुकवाने के लिए कोई केस फाइल करनी है उस पॉलिसी बाजार के अगेंस्ट, तो कहां करेंगे? मुझे आंसर दीजिए, हम केस की फाइलिंग कहां करेंगे? मुझे पॉलिसी बाजार का वो एडवर्टीजमेंट रुकवाना है, वेयर टू फाइल दिस सूट। वो एडवर्टीजमेंट बहुत नेगेटिविटी क्रिएट कर रही है मेरे दिमाग में, पब्लिक के दिमाग में। आते ही बोलता है कि कल को आप मर गए, आप नहीं रहे, मतलब यही हुआ। बोलिए जरा, कहां पे ये सूट फाइल करेंगे? कौन से एक्ट में, किस कोर्ट में ये सूट जाएगी? रिट कह रहे हैं। जब भी कहीं फंसे तो रिट फाइल कर दो, है ना? कौन से रिट फाइल कर लेंगे यहां पर? पहले एक नॉर्मल केस तो फाइल करके देखें, वहां पे कर सकते हैं कि नहीं, हो जाएगा बात तो ठीक है। ये हम कंपटीशन एक्ट में सूट फाइल कर सकते हैं। कंपटीशन एक्ट, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के पास फाइल कर सकते हैं, इसकी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस रेज कर सकते हैं कंपनी के अगेंस्ट। इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री के पास नहीं कर सकते, वो तो इस चीज को नहीं करते, लेकिन हम इसकी फाइलिंग कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के पास कर सकते हैं, और वो उसकी एडजुडिकेटरी बॉडी है जो जितनी भी एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट्स होती है, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेज होती हैं, ये सब वो देखती हैं, उनकी अपनी लोकल स्टैंडी है। और एक बात और लिखा हुआ है कि जो सूट आपको कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के पास फाइल करनी है, सिविल कोर्ट उसकी कॉग्निजेंस नहीं लेगी, ये भी बात है। और सुनिए, जो सूट आपको IRDA के पास फाइल करनी है, सिविल कोर्ट में उस केस को आप लेके नहीं जा सकते हैं। जो सूट आपको ट्राई में फाइल करनी है, सिविल कोर्ट में आप उस सूट को नहीं ले जा सकते हैं। सही है ना? हाँ, आप वहां जाइए ना, पहले तो इंजंक्शन तो जरूर लगा दिया जाएगा, फिर आपकी बातें सुनी जाएगी, और बाकी आप प्रूफ करते कि ये अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस है तो उस एडवर्टीजमेंट को रोका भी जाएगा, और जो कंपनी है उसके खिलाफ जो कॉम्पनसेशन है जो बनेगा वो भी करवाया जाएगा। तो ये सारे प्रोविजन है वहां पर।
चलिए, ये तो एक नॉलेज की बात थी। अब आप सोच के देखिए, किसी पर्टिकुलर मैटर के लिए आपको IRDA के पास जानी थी और आप सिविल कोर्ट चले गए। एक एग्जाम्पल लेते हैं। अब IRDA में डिफेंडेंट के वकील ने डिफेंस लिया कि भाई, सिविल कोर्ट में डिफेंडेंट के वकील ने ये डिफेंस लिया कि अगर ये तो केस इस कोर्ट का है ही नहीं, इस कोर्ट की लोकल स्टैंड ही नहीं इस केस को लेने की। अब प्लेंटिफ को होश आया कि अरे मेरे से तो गलती हो गई। प्लेंटिफ ने बोला मैं केस वापस लेता हूं, और प्लेंटिफ ने केस वापस लिया और अब सही कोर्ट में जाके केस फाइल किया। बट अनफॉर्चुनेटली इस कोर्ट से उस कोर्ट के करने के चक्कर में लिमिटेशन पीरियड बीच में खत्म हो गई। सूट की फाइलिंग डेट कौन सा मानेंगे? पहले वाले कोर्ट में जब गए थे वहां मानेंगे या दूसरे वाले कोर्ट में मानेंगे? अब बताइए जरा, अब मुझे बताइए। मैं बड़ा सिंपल सी बात पूछ रहा हूं। कोर्ट C1 में गए थे, अब इसको नॉर्मल लैंग्वेज, कोर्ट C1 में गए थे, अब कोर्ट C2 में जाना पड़ रहा है बिकॉज कोर्ट C1 की लोकस स्टैंडिंग नहीं थी उस केस को देखने की। उस केस को देखने की कोर्ट, पहले वाले कोर्ट जो है उनके पास पावर नहीं थी। हमने वहां से केस विड्रॉ कर लिया और हम सेकंड कोर्ट में गए। अनफॉर्चुनेटली इस पीरियड के दरमियान लिमिटेशन खत्म हो गई। हम प्लीड कर रहे हैं कि फाइलिंग डेट C1 कोर्ट में जो हमने फाइल किया था वही फाइलिंग डेट मानी जाएगी और हमारा लिमिटेशन पीरियड बचा हुआ है। कोर्ट लिमिटेशन, केस लिमिटेशन बार नहीं है। डिफेंडेंट का वकील कहता है कि नहीं साहब, केस तो लिमिटेशन बार्ड है, यहां जो फाइलिंग हुई है, जो सही तरह से फाइलिंग हुई है, उसको फाइलिंग डेट माननी है। चलिए, क्या विचार है आपका? क्या इस केस में लिमिटेशन पीरियड खत्म है? फाइलिंग डेट ऑफ द डेट ऑफ कोर्ट C1, तो यहां आप थोड़ा गलत हो गए। नहीं, ये आपकी गलती थी। क्यों गए कोर्ट C1 में? लॉ नहीं आता था क्या? इग्नोरेंस ऑफ लॉ हैज नो एक्सक्यूज। लॉ तो आना चाहिए ना आपको। आप वकील साहब के पास गए थे, वकील साहब को लॉ आता था, आपके वकील साहब ने गलती कर दी, अब क्या कर सकते हैं उसमें? उसके लिए ये थोड़े ना कि कानून में आपको प्रिविलेज मिल जाए। ये तो आपने मिस्टेक्स हैं, आपकी गलती है ये, तो इसका कोई बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। आपकी फाइलिंग डेट होगी जो C2 में आपने फाइल किया है, तो यहां आपका लिमिटेशन नहीं बचा, लिमिटेशन नहीं बचा। इतना जरूर ध्यान रखिए, जितना भी क्वेश्चन को गलत करते हैं ना, वो सारा क्वेश्चन एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट होता है, और जितनी गलतियां यहां करेंगे एग्जामिनेशन में उतनी सही करेंगे, उतना ही सही होगा। तो ये ध्यान रखिए। तो यहां पर मैं इसको बता रहा था, और ये मैंने आपको ये वाला केस करवाया, इसी केस का ये पार्ट था। कोर्ट हैज नो जुरिस्डिक्शन, द सूट इज फाइल्ड इन द अनदर कोर्ट। जिस कोर्ट में पहले फाइल किया था उस कोर्ट का जुरिस्डिक्शन ही नहीं था, तो हम अनदर कोर्ट में जब फाइल किए, अब सही कोर्ट में गए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस दरमियान जो लिमिटेशन थी ना वो खत्म हो गई। ठीक है ना? दिस टाइम हाँ, ये वही बात है। प्लेंट आपकी वापस आ गई, गलतियां थी, करेक्शन किया, दोबारा से दिया, तो पहली जो फाइल किया था वही फाइलिंग डेट मानी जाएगी। कोर्ट ने सिंपली कहा कि चूंकि कोर्ट करेक्शन ऑर्डर कर रही है, इसका मतलब कोर्ट ने उस केस को ले लिया है। जय जय राम मनोहर लाल वर्सेस नेशनल बिल्डिंग सप्लाई, नेशनल बिल्डिंग सप्लाई। और ऐसा भी कहा जाता है जब आपको प्लेंट अमेंड करने को कहा जाता है, इसका मतलब लिमिटेशन के भीतर ही केस है, तभी आपको प्लेंट अमेंड करने को कहा गया है। It was held at Supreme Court, no question of limitation arises when the plaintiff is allowed to amend the plaint. नहीं, जुरिस्डिक्शन का कोई डिफरेंट सेक्शन ही है, ये सब सेक्शन 3 का ही एनालिसिस है। इसको देखिएगा, पीके
कुट्टी अन्य राजा वर्सेस स्टेट ऑफ केरला का बड़ा अच्छा केस है ये, इनकम टैक्स के ऊपर केस है, इनकम टैक्स का केस है। इनकम टैक्स में क्या होती है, पहले असेसमेंट होती है, सही है ना, पहले असेसमेंट होता है, फिर हम टैक्स की पेमेंट करते हैं। हमारा असेसमेंट ऑर्डर आया कि हाँ भाई इतना टैक्स बन रहा है, फिर हम उसकी पेमेंट करते हैं, ठीक है। दैट वाज, तो लिमिटेशन की स्टार्टिंग डेट क्या मानेंगे, असेसमेंट का डेट मानेंगे या पेमेंट करने का डेट मानेंगे? तो कोर्ट ने कहा था असेसमेंट का डेट जो होगी, द सूट दैट वाज लिमिटेशन स्टार्टिंग होगी जिस दिन से असेसमेंट हुई है, वहां से लिमिटेशन स्टार्ट होगी। वहीं से असेसमेंट स्टार्ट होगी। असेसमेंट का डेट से ही लिमिटेशन स्टार्ट होगा, ना कि पेमेंट का डेट से। आपने पेमेंट का डेट से लिमिटेशन काउंट कर रहे हैं, लेकिन असेसमेंट के डेट से काउंट कर रहे हैं तो लिमिटेशन एक्सपायर्ड मानी जाती है, तो कोर्ट केस को रिजेक्ट कर देगी, बिकॉज असेसमेंट का डेट जो है वो जो है वहां से स्टार्टिंग मानी जाती है। प्ली ऑफ लिमिटेशन, अच्छा लिमिटेशन ये क्वेश्चन ऑफ लॉ है या क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है, क्या लग रहा है आपको? लिमिटेशन वेदर इट्स ए क्वेश्चन ऑफ लॉ और क्वेश्चन ऑफ फैक्ट, व्हाट डू यू थिंक? वेदर द लिमिटेशन इज क्वेश्चन ऑफ लॉ और क्वेश्चन ऑफ फैक्ट, what do you think on that? Whether the limitation, the question of limitation, whether it's the question of law or question of fact. I'm just asking a question, ये question of fact हुआ या question of law हुआ? ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन ऑफ लॉ है तो अप्रोच बड़ा डिफरेंट होगा, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है तो अप्रोच बड़ा डिफरेंट होगा। दोनों चीजें अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट वेट रखती हैं, बिकॉज अगर कोई भी मैटर अगर क्वेश्चन ऑफ फैक्ट होता है तो उसके ऊपर कभी भी अपील सुप्रीम कोर्ट में लाई नहीं करती है, लेकिन अगर क्वेश्चन ऑफ लॉ होता है तो सुप्रीम कोर्ट में भी अपील कर सकते हैं। दिस वन, यस, इट्स द मैटर ऑफ क्वेश्चन ऑफ लॉ। और एक बात हमेशा आपके जनरल नॉलेज के लिए बता दूं, हर एक्ट में लिखा हुआ रहता है, इफ द मैटर इज कनेक्टेड विद द क्वेश्चन ऑफ लॉ देन ओनली यू कैन प्रेफर एन अपील टू द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में तभी अपील कर सकते हैं, दैट वाज, ये क्वेश्चन ऑफ लॉ है तभी अपील कर सकते हैं, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है तो अपील नहीं होती है। ये बात कब आई? तो ये बात जब कॉन्स्टिट्यूशन की 30th अमेंडमेंट हुई थी तब इस बात को ऐड किया गया था। पहले वैल्यूएशन एस्पेक्ट्स था, उसमें पहले कहा जाता था कि अगर 20,000 या उससे ऊपर की वैल्यू की प्रॉपर्टी इन्वॉल्व है तब सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। बाद में अमेंड करके कहा गया, जो 1972 में ये अमेंडमेंट आई थी, परहैप्स 1972 ही था, हाँ 72 ही था, जो 30th अमेंडमेंट आई थी, और 30th अमेंडमेंट इसी मैटर के ऊपर था कि ये जो वैल्यूएशन एस्पेक्ट्स था सुप्रीम कोर्ट में अपील करने का, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट में केसेस बढ़ते जा रहे थे अपील के, तो उनको रोकने के लिए बेसिकली ये अमेंडमेंट लाया गया कि जब भी मैटर क्वेश्चन ऑफ लॉ से कनेक्टेड होगा तभी अपील करेंगे सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन रियल बातें कुछ और थी, कुछ पॉलिटिकल इशू था जिसकी वजह से ये अमेंडमेंट लाई गई थी। वो कहते हैं उस वक्त
हरियाणा की गवर्नमेंट, जो बंसीलाल की सरकार थी, बंसीलाल और संजय गांधी आपस में बड़े अच्छे दोस्त थे, और उस वक्त संजय गांधी की मदर इंदिरा गांधी पीएम थी। तो संजय गांधी को अपनी कार की फैक्ट्री के लिए जगह चाहिए था, और बंसीलाल की सरकार ने गलत तरीके से ऑलमोस्ट 300 एकड़ ज़मीन जो है वो संजय गांधी की कंपनी को अलॉट कर दी थी। केस हाई कोर्ट में भी गया था, और हाई कोर्ट में केस डिफीट कर हो गई, विन हो गई, डिक्री हो गई संजय गांधी की। अब ये मैटर सुप्रीम कोर्ट में अपील के लिए जा सकता था ये मैटर, और सुप्रीम कोर्ट में मैटर अपील के लिए जाता तो बातें कुछ और होती उस वक्त, शायद ये ऑर्डर रिवर्ट हो गया होता। इसी बीच कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया गया और ये मैटर ऑफ लॉ वर्ड डाल दिया गया, और जो वैल्यूएशन एस्पेक्ट्स थे उसको हटा दिया गया। मैं बीच बीच में कॉन्स्टिट्यूशन के हर एक अमेंडमेंट पे आपसे डिस्कस करता जाऊंगा, है ना। तो बस यही बात यहाँ पे है। तो द क्वेश्चन ऑफ लिमिटेशन प्योरली द क्वेश्चन ऑफ लॉ, कोर्ट बाउंड है क्वेश्चन को सू मोटो रेज करने के लिए, अपने आप वो मैटर रेज कर सकती हैं, डिसाइड कर सकती हैं। मतलब डिफेंडेंट अगर फेल भी हो गया है रिटन स्टेटमेंट में इस प्ली को लेने से, इस डिफेंस को लेने से, कोर्ट अपने आप इस डिफेंस को रेज कर लेगी, अपने आप कोर्ट इस डिफेंस को रेज करेगी। इस बात की नोटिस कोर्ट अपने आप लेगी। द कोर्ट हैज टू टेक द नोटिस ऑफ ऑल दिस थिंग्स ऑफ इटसेल्फ, खुद ही नोटिस लेनी है कोर्ट को। और ये केस स्टडी आप देखिए, मैंने शुरुआत में ही आपको बता दिया था, जवाहरलाल वर्सेस मथुरा प्रसाद, क्या दो पार्टी आपस में एग्रीमेंट करके लिमिटेशन अपने अकॉर्डिंगली कस्टमाइज कर सकती है? आंसर नो, इट इज नॉट पॉसिबल। कैन द प्ली ऑफ लिमिटेशन बी रेज्ड इन द अपीलिएट कोर्ट? मैंने आपको पहले ही बोला था, बिल्कुल। अपीलेट कोर्ट भी लिमिटेशन के प्ली को रेज कर सकती है, देख सकती है। तो मैं यहां जो क्वेश्चन ऑफ लॉ बोलता हूं वो थोड़ा नेगेटिव सेंस में है, मतलब कि वो डिफेंडेंट के लिए है कि भाई केस लिमिटेशन बांटती फिर भी सुन ली गई कोर्ट में, लोअर कोर्ट ने भी सुन लिया, हाई कोर्ट ने भी सुन लिया, अब सुप्रीम कोर्ट आप इसको क्वेश्चन कर दीजिए क्योंकि ये केस तो लिमिटेशन बांटती। रेस जुडिकटा, रेस जुडिकटा आपको याद आ रहा होगा, कौन सा सेक्शन? सेक्शन 11 कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। सेक्शन 11, सूट फाइनली